हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन के पर। और मैं हूं मनीष सरवैया। और हमारी जो जनरल स्टडीज़ की स्पेशल एमसीक्यू की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं और इससे पहले इस 2 लेक्चर को ज़रूर देखिएगा आप। और चलो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है द अराल सी इज़ अ बॉर्डर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अराल सी है वो कौन सी जो कंट्री है उससे बॉर्डर बनाती है। ओके, मैंने पहले भी आपको बताया, वैसे आप इसको भी एक बार पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके चलो, तो इसमें जो उज़्बेकिस्तान है और जो कजाकिस्तान है वो उसके बॉर्डर बनाती है। कजाकिस्तान उसके नॉर्थ में है और उज़्बेकिस्तान है वो उसके साउथ में। तुर्कमेनिस्तान के साथ इसकी बॉर्डर नहीं बनती। ओके, तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो पहले ए गया, बी भी गया और डी भी गया, तो हमारा सी इसमें आंसर सही बनता है। ओके, नेक्स्ट मैं इसको बता देता हूँ आपको और एलसी देख लीजिए आप एक बार। देखिए ए है ए 1989 का जो आरएलसी का है ए मैप है और 2014 में जो राइट में दिया वो ए है। आरएलसी ए हालत होगी, श्रिंकिंग उसका हो गया। और उसकी एक वजह ये भी है कि जो 1960 के अंदर जो एक प्रोजेक्ट लाया गया था जिसका नाम था सोवियत इरिगेशन प्रोजेक्ट। सोवियत इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर क्या था दोस्तों कि जो अराल सी है उसको जो फीड करने वाली जो नदियाँ थी, ओके, जो रिवर्स थी, उसको क्या किया कि सोवियत इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत उसको डाइवर्ट कर दिया गया। ओके, तो जो अराल सी के अंदर जो पानी आना था ना वो भी कम हो गया। तो इस वजह से बहुत बड़ा अराल सी का सिंकिंग होने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है सोवियत इरिगेशन प्रोजेक्ट का भी, कि ऐसे ये हालत होगी अराल सी की। और अराल सी देखिए क्वेश्चन में हमारे कहा था कौन सी कंट्री उसको बॉर्डर बनाती है, तो एक कजाकिस्तान और एक उज़्बेकिस्तान। ओके, तो तुर्कमेनिस्तान का इससे कोई रिश्ता नहीं बनता है। ओके, तो थोड़ा इन कंट्री के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए उज़्बेकिस्तान जो है, उज़्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो ताशकंद है। ओके, और ताशकंद एक और बात से भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री है देश के थे जो, वो है लाल बहादुर शास्त्री जी। उसकी यहाँ पे डेथ हुई थी 11 जनवरी 1966 के अंदर। और वहाँ पे वो क्यों गए थे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था 1965 में जो शुरू हुई थी, उसके समझौते के लिए जो ट्रीटी साइन हुई थी उसके अगले ही दिन उसकी डेथ हो गई ताशकंद के अंदर। ओके, और इस वजह से हमें उज़्बेकिस्तान और उसके कैपिटल ताशकंद के बारे में पता होना चाहिए। ओके, और तुर्कमेनिस्तान जो है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल जो है वो है अशगाबाद। अशगाबाद उसकी कैपिटल है। ओके, और हमें कजाकिस्तान की जो 2019 से पहले जो उसकी कैपिटल थी वो थी अस्ताना। ओके, और जो 2000 बाद के बाद जो उसके जो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है जिसका नाम है नूर सुल्तान नज़रबायक। ओके, जिसका नाम था क्या था, नूर सुल्तान नज़रबायक जिसका नाम था। ओके, और उसके नाम से इसका नाम नूर सुल्तान, फिर 2019 से इसके कजाकिस्तान की कैपिटल का नाम नूर सुल्तान उसको कर दिया गया है। ओके, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आंसर बनता है सी। हाँ, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो ये तीनों की तीनों जो कंट्री है, ये तीनों की तीनों कंट्री जब सोवियत यूनियन जब था तब ये तीनों की तीनों सोवियत यूनियन के भी ये यूनियन का पार्ट थी, सोवियत यूनियन के अंदर आती थी। और 1991 में जब सोवियत यूनियन यूएसएसआर जो है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है, यूएसएसआर जिसको कहा जाता है, ओके, उसका जब विघटन हुआ 1991 के अंदर, तब ये तीनों की तीनों कंट्री वहाँ से अलग हुई है। ओके, यूएसएसआर का भी पार्ट था, सोवियत यूनियन का भी पार्ट था ये तीनों की तीनों। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं, ये देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया इज, पॉलिटिकल पार्टी भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टी बनाना वो राइट है, कौन सा राइट है आपका? फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कौन सा राइट है आपका? इसको एक बार पॉज करके इसको एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए आप। ओके, मुझे लगता है आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसमें आंसर आता है ये फंडामेंटल राइट, लीगल राइट नहीं है, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है हमारा 19 जो है उसका जो 19(1) और सी जो है उसमें जो है कहा गया है कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, और उसी के तहत पॉलिटिकल पार्टी बनाना भी आपका एक राइट है। और 19 भी फंडामेंटल राइट है। 12 से लेकर 35 फंडामेंटल राइट जो है, 12 से लेकर 35 क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो उसके तहत 19 जो है वो फंडामेंटल राइट है, और उसके तहत आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो और फंडामेंटल राइट होता है। ओके, देख आर्टिकल 19(1) क्या कहता है? वो कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है ऑल सिटीजन द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। सारे सिटीजन को क्या देता है? राइट देता है कि वो आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। और द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इंक्लूड, जो एसोसिएशन बनाने के अंदर जो राइट है ना उसके तहत आता है कंपनी बना, फॉर्म कंपनी, सोसाइटी, पार्टनरशिप, ट्रेड यूनियन और पॉलिटिकल पार्टी, ये इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, तो मैं फंडामेंटल राइट के बारे में आपको बताऊं। फंडामेंटल राइट जो है वो 19 में 1 में ए से लेकर जी तक है। तो ए में क्या है? ए में है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, बी क्या है? बी है आप असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं पीसफुली। 19 का बी है। 19 का सी क्या है? 19 का सी है कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि एसोसिएशन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। ओके, और डी क्या है? आप डी जो है वो मूव कर सकते फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी। पूरे देश में आप जहाँ घूमना चाहे घूम सकते हो। ओके, ई क्या है? कहीं पर भी आप रिसाइड, मतलब आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, या तो सेटल, आप कहीं पर भी बस सकते हैं पूरे भारत में। ओके, जी क्या है? जी यहाँ मैं लिख देता हूँ। जी है जो आप कोई भी प्रोफेशन जो अपनाना चाहते हैं, प्रोफेशन उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी एक्यूपेशन, कोई भी काम धंधा जो शुरू करना चाहते हैं, ट्रेड है, बिजनेस है, वो कर सकते हैं। ओके, और कुछ बातें हैं फंडामेंटल राइट के बारे में। हाँ, फंडामेंटल जैसे कि जो 14 से लेकर 18 जो है वो कहता है राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी 14 से लेकर 18 तक। फिर 19 से लेकर जो 22 है वो राइट टू फ्रीडम है। ओके, फिर 23 से लेकर जो 24 है वो क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, फिर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है वो क्या है? वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, और कल्चर एंड एजुकेशन राइट जो है वो 29 और 30 में वो आता है। ओके, ओके, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और उसके सही आंसर, स्टेटमेंट कौन सा सही है वो बताइए। स्टोन स्टेच्यू ऑफ इम्पोर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम द हड़प्पा शो हिम वेयरिंग एन एम्ब्रॉयडरी गारमेंट। एक जो स्टोन स्टेच्यू मिला है एक मैन का, ओके,
वो हड़प्पा से मिला हुआ है। उसने जो कपड़े उसने पहन रखे वो उसमें एम्ब्रॉयडरी किए हुए है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट ए महरगर फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर अगो। ओके, ये कह रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहचानिए आप, और जो सही लगता है उसको अटेम्प्ट कीजिए। ओके, चलो। इसमें जो है वो जो यहाँ पे ए गलत हो जाता है, क्योंकि जो बियर मैन है वो एम्ब्रॉयडरी किए हुए कपड़े में जो जो मिला है वो हड़प्पा से नहीं मिला है, वो मोहनजोदड़ो से मिला है। हमारा इसमें स्टेटमेंट दूसरा सही होता है और पहला गलत हो जाता है। ओके, तो इसके बारे में और कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा के बारे में कुछ बातें आपको बताऊँ। मैं एक पिक्चर के साथ आपको दिखाऊंगा कि जिससे क्या होगा कि वो आपके दिमाग में छप जाएगी सारी बातें। देखिए, हड़प्पा से जो चीज़ें मिली हैं वो उसमें है एक हड़प्पन सील है। ओके, एक टेराकोटा टॉयज जो है वो हड़प्पा से मिला हुआ है। ओके, और हड़प्पा के बारे में एक बात जान लीजिए कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पे, हड़प्पा जो है कहाँ है? रावी नदी, रावी रिवर पे, ये बात याद रखिएगा आप। ओके, और जो मोहनजोदड़ो है वो इंडस रिवर की बैंक पर है। ओके ओके, चलो। ये हड़प्पा से मिला हुआ है। ये टेराकोटा टॉयज भी हड़प्पा से मिला हुआ है। ओके, ये जो पोर्ट फ्रॉम ओल्ड सिटी, ये भी जो है ये हड़प्पा से मिले हुई, ये पोर्ट भी हड़प्पा से मिला हुआ है। ओके, देखिए ये जो है ग्रेट बात जो है, फिर बियर्ड मैन विद वेयरिंग एन एम्ब्रॉयडरी गारमेंट, मैंने जो क्वेश्चन में था, ये मोहनजोदारो से मिला हुआ है। ओके, देखिए गैर यहाँ पे आसपास में यहाँ पे कमरे भी बने हुए थे। हाँ, तो ये मोहनजोदारो के अंदर था ग्रेट बाथ और बियर्ड मैन। जो देखिए ये भी मोहनजोदारो के अंदर से मिला हुआ है। मदर गॉडेस, फिर डांसिंग गर्ल जो ब्रॉन्ज बनी हुई है ब्रॉन्ज से, और पशुपति महादेव का जो शील है वो भी हमें मोहनजोदारो से मिलता है। तो मोहनजोदारो की बातें आप जान लीजिए। मोहनजोदारो से क्या मिला है? देखिए, मोहनजोदारो से मिला है ग्रेट बाथ, ए बियर्ड मैन विद वेयरिंग एम्ब्रॉयडरी गारमेंट, फिर मदर गॉडेस, डांसिंग गर्ल एंड पशुपति जो ये शील है वो। फिर हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पन सील, टेराकोटा टॉयज, और जो है ये जो एक पॉट ये मिला हुआ है। ओके, ये हड़प्पा से मिला हुआ है और मोहनजोदारो से ये चीज़ें मिली हुई है। ओके, हाँ देख लीजिए। अब जो है इसको हड़प्पा को फाउंड किसने किया था? हड़प्पा को जो है ब्रीफली पहले ऊपर लेवल से 1872 से लेकर 1873 के अंदर जो है वो जो अलेक्जेंडर कनिंघम है उसके द्वारा इसको खोजा गया था ब्रीफली, वैसे नहीं कि पूरा डीप में। जो डीप में इसके ऊपर एकदम एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन किया गया, उसके ऊपर जो इसको खोद के सारी चीज़ें निकाली गई वो थे दयाराम साहनी के द्वारा वो काम किया गया। ओके, कि जो पूरा एक्सटेंसिव पूरा एकदम हड़प्पा साइड के ऊपर इसने खोजा गया, खोजी सारी चीज़ें जो है वो दयाराम साहनी जी ने। ओके, और जो ये कब किया गया? 1920 के अंदर। और जो आर डी बनर्जी साहब जो है, आर डी बनर्जी साहब ने क्या किया कि उसने जो मोहनजोदारो को डिस्कवर किया। ओके, ये दयाराम साहनी जी है जो वो है क्या है, वो हड़प्पा को जिसने एकदम एक्सकवेशन किया। ओके, और आर डी बनर्जी साहब है वो किसने किया? उसने मोहनजोदारो वहाँ पे इसने पूरी खोज की। ओके, और वहाँ पे डिस्कवर किया इसको। और वो कब किया गया? 1922 के अंदर। ओके, और इससे हमें एक बात और पता होनी चाहिए कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसको किसने बनाया था? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसने बनाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाया था। कब बनाया था? 1861 के अंदर बनाया गया था। ओके, और जो वो एक और बात जान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है। किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ जो कल्चर है उसके तहत ही आता है। और आज जो उसकी डायरेक्टर जनरल है वो है वी विद्यावती। ये देख रहे हैं ना, मैडम जो है वो आज उसकी डायरेक्टर है। ओके, हाँ,
एक बात अपने दिमाग में रखिए कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है और जो मोहनजोदारो है वो इंडस रिवर के तट पे है। ओके ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंस अंडर द आर्टिकल 20 इज अवेलेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, हाँ, तो जो आर्टिकल 20 है, ओके, जो क्या है कि अपराधों के संबंध में संरक्षण, ओके, अपराधों को दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है वो है आर्टिकल 20, और वो अवेलेबल है कौन किसके लिए अवेलेबल है, क्या वो पहला हमें जो स्टेटमेंट जो ये दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर वो सिटीजन के लिए है, वो फॉरेनर के लिए है, वो कॉरपोरेशन के लिए है। सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। ओनली 1 सही है, 1 2 3 सही है, 1 एंड 2 से 1 एंड 2 ओनली, या 1 एंड 3 ओनली, कौन सा आंसर इसमें सही है बताइए आप। ओके, अटेंड कर लीजिए एक बार। ओके, इसमें जो है तीनों के तीनों आते हैं, क्योंकि आर्टिकल जो 20 है उसके अंदर क्या कहा गया है कि किसी भी प्रकार का जो कोई भी आदमी जो एक्यूज़ है, ओके, उसको जो सज़ा दी जाती है वो या तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव या तो आर्बिट्ररी मनमानी तरीके से नहीं दिया जाना चाहिए। किसी भी ऑफेंस के मतलब कोई जो है गुनाह कर दिया है उसके बाद उसको जो प्रोटेक्शन मिल रहा है कि आप उसको क्या है कि उसको आप एक्सटेंड बहुत ज़्यादा या तो मनमानी तरीके से सज़ा नहीं दे सकते। सज़ा कैसे दे सकते हैं, उस समय जो लॉ है आर्टिकल 20 जो है, आर्टिकल 20 में आपको बताऊं, आर्टिकल जो है आर्टिकल जो 20 है उसका जो 1 है, आर्टिकल 20 का 1 क्या है कि किसी भी आदमी को उसी गुनाह जो किया है, उसी वही जो ऑफेंस जो किया है उसकी सज़ा मिल सकती है जो लॉ बना हुआ है। उस लॉ को तोड़ने के लिए सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज जो गुनाह किया है, आज जो ऑफेंस किया है उसके लिए एक लॉ बना दिया जाए फिर उसको सज़ा दी जाए। तो जो लॉ है उसका जब उल्लंघन किया जाएगा, ओके, तभी उसको सज़ा मिलेगी। ओके, तो इसमें रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं हो सकता कि आज आपने गुनाह किया फिर लॉ बना दिया जाएगा, फिर आपको जो आपने पुराना जो गुनाह किया है उसको इस नए लॉ के हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी। उसका 1 ये कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, 2 क्या कहता है इसका 20 का, डबल जियोपार्डी नहीं हो सकती, मतलब कि जो एक किसी भी एक गुण जो ऑफेंस किया हुआ है उसकी सज़ा एक बार ही मिलनी चाहिए, उसको एक ही गुण जो ऑफेंस की सज़ा 2 बार नहीं मिल सकती। ओके, और उसका 3 क्या कैसा है, 20 का 3 ये कहता है कि किसी भी जो एक्यूज़ को उसके खुद के खिलाफ विटनेस के तहत पेश नहीं किया जा सकता, उसको अपने अपने खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जा सकता, विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ओके, नहीं बनाया जा सकता, ये 20 कह रहा है। तो जो है जो ये जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि आप किसी कोई भी पनिशमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कानून के हिसाब से और अपनी मनमानी तरीके से नहीं दे सकते। ओके, तो वो किसके लिए है, वो सिटीजन के लिए भी है, फॉरेनर के लिए भी है और कॉरपोरेशन के लिए भी है। और जो सिटीजन और फॉरेनर वो पर्सन है, और जो है कॉरपोरेशन है या तो कंपनी है वो क्या है, लीगल पर्सन, वो लीगल पर्सन है। ओके, कंपनी कॉरपोरेशन या तो कंपनी जो वो क्या है वो लीगल पर्सन माने जाते हैं, और लीगल पर्सन को भी आर्टिकल 20 के तहत जो है वो प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, तो इसमें तीनों के तीनों आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है देखिए, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग डिमांड वर रेज बाय द यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट के द्वारा कौन सी जो है वो डिमांड रेज की गई थी, कौन सी डिमांड की गई थी, कौन सी चीज़ों की। जैसे पहला स्टेटमेंट है हमें बेटर ट्रीटमेंट टू इंडियन लेबर एब्रोड इन ब्रिटिश कॉलोनी। ब्रिटिश कॉलोनी विदेश में जो ब्रिटिश कॉलोनी है वहाँ पे जो भारतीय मजदूर रहते हैं उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, बेटर ट्रीटमेंट की जाए। ओके, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ओके, तो बच्चों की शादी को रोकना, ओके, बाल विवाह को रोकना। प्रोहिबिशन ऑन द बैन ऑफ विडो रिमेरेज, विडो रिमेरेज के ऊपर जो बैन है उसको हटाया जाए, विडो मैरिज करवाया जाए। इन तीनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा सही है, कौन सी मांग उठाई थी, कौन सी मांग नहीं उठाई थी यंग बंगाल मूवमेंट
जो शुरू हुआ था उसके तहत। तो आप इसमें स्टेटमेंट वर्ड क्या है, 1 and 2 ओनली, हमें ऑप्शन दिया है 1 and 2 ओनली और 2 and 3 ओनली, ओके, या 1 and 3 ओनली या 1 to 3 ओनली, ओके, कौन सा है? ओके। तो इसमें इसमें भी तीनों की तीनों बातें सही है कि जो यंग बंगाल मूवमेंट जो है उसके द्वारा ब्रिटिश कॉलोनी में जो मजदूर जो काम करते विदेश के अंदर उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, चाइल्ड मैरिज को रोका जाए, विधवा विवाह को ना रोका जाए, उसको प्रोत्साहन दिया जाए। तो ऐसी तीन मांगे जो है वो इसके द्वारा, उस और भी मांगे थी जो इसके द्वारा उठाई गई थी, ओके। और उसके उससे हमेशा रेडिकल हिंदू जो विचारधारा थी, ओके, उसके साथ हमेशा एक प्रकार टसल रहती थी इसकी, ओके। तो ऑर्थोडॉक्स लोग थे जो पुराने विचारों मानते थे उसके साथ हमेशा इसका टकराव रहता था, ओके। हाँ, तो यंग बंगाल जो मूवमेंट है वो बंगाल के अंदर शुरू हुई थी और जो है इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे इसको शुरू किया गया था जो है हेनरी विवियन जो टेरोजियो है उसके द्वारा इस मूवमेंट को शुरू किया गया था। और क्यों, जब 1926 में वो भारत में आए और 1926 में भारत में हिंदू कॉलेज में एक इंग्लिश लिटरेचर के टीचर के तहत वो भारत में आए थे, हिंदू कॉलेज जो थे वहाँ पे वो आए थे। और 1928 में उसने इस मूवमेंट को 1828 माफ़ कीजिएगा 1828 के अंदर और 1826 के अंदर वो भारत के अंदर आए थे और 1828 में उसने इस मूवमेंट को, यंग बंगाल मूवमेंट को शुरू किया था। और यंग बंगाल मूवमेंट इतना प्रभावी हो चुका था कि वो लोग इसके प्रभाव में बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए थे, ओके। और ज़्यादातर जो इसके स्टूडेंट थे, इसको ग्रुप ऑफ बंगाली फ्री थिंकर कहा जाता है, ओके। और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ने लगा था। लेकिन 1831 में जब विवियन डेरोजियो की डेथ हुई उसके बाद इसका इतना प्रभाव नहीं, और धीरे धीरे ये एकदम इसका असर एकदम बिल्कुल ख़त्म ही हो गया बंगाल के अंदर, यंग बंगाल मूवमेंट का, ओके। तो विवियन डेरोजियो के बारे में और मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, विवियन डेरोजियो जो है उसने कुछ संगठन बनाए थे। जैसे उसका संगठन एक था एकेडमिक एसोसिएशन, ओके। ओके, दूसरा उसका एक संगठन था सोसाइटी, इस संगठन को याद रखिएगा दोस्तों, कहीं पर भी एग्जाम में आ सकता है। सोसाइटी फॉर द एक्वाइजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, जीके, ओके। सोसाइटी फॉर द एक्वाइजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, ओके। उसका एक तीसरा जो एक संगठन था उसका नाम है, आप याद रखिएगा, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। एक तो क्या है कि एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर द एक्वाइजिशन ऑफ द जनरल नॉलेज, और तीसरा जो उसका था एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, ओके। और दोस्तों एक था संगठन उसका, और एक था जिसका नाम था बंग हित सभा। इस सारी विवियन डेरोजियो के द्वारा ये सारे जो संगठन है वो बनाए गए थे, ओके। पहला कौन सा है, एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर द एक्वाइजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा, ओके। ये तो इसकी एसोसिएशन की बात होगी। अब मैं बताऊँ आपको, उसके द्वारा एक न्यूज़पेपर चलाया जाता था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया। इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, इसको ज़रूर याद रखने की कोशिश करें, ओके। और एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, जो यंग बंगाल मूवमेंट जो है ना उसको इस मूवमेंट को पूरी फादर ऑफ मॉडर्न
सिविलाइजेशन, ए फादर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, किसने कहा था उसको, इसको, इस मूवमेंट को फादर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इसको कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया था इसको, फादर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन कहा गया था इसको। ओके, हाँ, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर बनता है डी, सारे के सारे ऑप्शन इसमें सही है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कुरोशियो करंट। कुरोशियो करंट जो है वो उसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट और आर करेक्ट। ओके, तो इट इज़ अ कोल्ड करंट इन वेस्ट नॉर्थ पैसिफिक ओशन, वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन। एक कोल्ड करंट है कहाँ पे, वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अंदर। ओके, तो जो एक कोल्ड करंट है वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अंदर। दूसरा स्टेटमेंट क्या, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग द कोरल रीफ जापान। जापान कोरल रीफ जो है उसको सस्टेन वहाँ पे बनाए रखने के लिए ये जिम्मेवार है कुरोशियो करंट। ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन एंड नॉट टू। ओके, इसमें सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है दोस्तों, क्योंकि ये जो कोल्ड करंट नहीं है, कुरोशियो करंट है ना, वो एकदम स्ट्रॉन्ग वार्म करंट है। ओके, अभी मैं आपको बता देता हूँ, वो बताता हूँ, पिक्चर में बताता हूँ आपको। इसमें वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अंदर है, बात सही है, लेकिन कोल्ड करंट नहीं है, वार्म करंट है। ओके, देखिए ये है कुरोशियो करंट, वार्म करंट है। ओके, और यहाँ एक कोरल रिफ, जापान कोरल रिफ है, उसके लिए वो सस्टेन है करने के लिए ये बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है, वो कोरल रिफ है, तो कुरोशियो उसकी बहुत बड़ी वजह है। ओके, करंट। और कुरोशियो को जो है वो उसका अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाए ना, जापानी जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाए तो उसको कहते हैं ब्लैक स्ट्रीम। क्या कहते हैं, ब्लैक स्ट्रीम। ओके, हाँ, और इसको जापान करंट के नाम से भी जानते हैं, जापान करंट। ओके, मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था उसमें भी मैंने आपके जो करंट है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ओके, और हम यहाँ आए तो देख लेते हैं, एक कुरोशियो करंट है, वाशियो करंट है। ओके, फिर यहाँ पे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट है। ओके, ए वार्म करंट है, ए कोल्ड करंट है। ओके, और ए, हाँ, और मोज़म्बिक्यू जो वार्म करंट है। ओके, एंटार्क्टिक, करम पोलार, सरकम पोलार। ओके, ए, और ब्राज़ील जो करंट है वार्म करंट है, बेंगुलिया जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो है नामिब डेजर्ट, ए बेंगुआला के वजह से नामिब डेजर्ट यहाँ पे बनता है। ओके, और पेरू जो है वो कोल्ड करंट है और उसकी वजह से यहाँ पे क्या बनता है, एटाकामा डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट बनता है यहाँ पे, कौन सा, नामिब डेजर्ट बनता है। ओके, ओके, हाँ, ये कोल्ड करंट की वजह से। यहाँ पे कैलिफोर्निया करंट है, कोल्ड करंट है, गल्फ स्ट्रीम है जो वार्म करंट है। ओके, अलास्का जो है वार्म करंट है। ओके, ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो मनी मोबाइल ऐप जो है लॉन्च बाय आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मनी मोबाइल ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई, अटेम्प्ट कर लीजिए आप एक बार इसको। ओके, हाँ, इसको जो है वो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। कि मनी मोबाइल ऐप क्या है, ये जो मनी मोबाइल ऐप है वो मोबाइल एडेड नॉट आइडेंटिफायर, मतलब क्या है कि जो है इससे नोट जो ब्लाइंड लोग हुए उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। क्या होता है इसके अंदर, जो नोट है ना, करेंसी आपकी है, वो उसको आप ऐसे उस एप्लीकेशन के सामने जब कैमरा खुलेगा उसके सामने रखेंगे आप, तो आपको पता है कि 50 की नोट है, 100 की नोट है, 1000, जैसे 1000 की तो रही नहीं है, 2000 की नोट है,
तो ये बताएगा कि उसकी क्या वैल्यू है। लेकिन एक इसकी लूपहोल ये भी है कि ये नहीं बताता, मनी मोबाइल ऐप ये नहीं बताता कि ये नोट सही है कि गलत है, जो करेंसी है वो सही है गलत है वो नहीं बताता है। ये सिर्फ इतना ही बताता है कि एक इसकी वैल्यू क्या है। ओके, आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। आरबीआई के बारे में कुछ आपको बातें पता होनी चाहिए, जैसे वो कब बना था। वो बना था 1 अप्रैल 1935 को बना था। जो रिज़र्व बैंक एक्ट आया था 1934 के अंदर, उसके तहत इसको बनाया गया था। ओके, और 1 जनवरी जो है 1949 को इसको नेशनलाइज किया गया था, आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ओके, इसको, हाँ एक और बात जान लीजिए आरबीआई आरबीआई के बारे में। कौन है इसके गवर्नर? शक्तिकांत दास गवर्नर है। ओके, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। ओके, कौन है 4 डेप्यूटी गवर्नर? एक है M.K. जैन, दूसरे कौन है M.R. राव, तीसरे कौन है M.D. पात्रा, चौथे कौन है T. रविशंकर। इसके 4 डेप्यूटी गवर्नर है। ओके, जो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कौन है? अनुराग ठाकुर है मिनिस्टर। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन है? निर्मला सीतारमण है। ओके, ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन नीति आयोग भी दिया हुआ है दोस्तों। तो नीति आयोग जो है उसको कब बनाया गया? नीति आयोग को बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को इसको बनाया गया था। कौन इसके चेयरमैन होते हैं? देश का जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका चेयरमैन होता है। तो जैसे आज मोदी जी है तो मोदी जी इसके चेयरमैन हैं। कर और बन जाएगा तो फिर वो चेयरमैन बन जाएगा। ओके, वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार इसके वाइस चेयरमैन है। ओके, और इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत जो है, साहब कांत जो है वो उसके सीईओ है। ओके, हाँ, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली के अंदर। और ये जो एक और बात मैं बताऊँ, नीति आयोग जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के तहत आती है। मिनिस्ट्री ऑफ माफ़ कीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के तहत ही आती है नीति आयोग जो है। ओके, और जो आरबीआई है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैंने बताया कौन? निर्मला सीतारमण जी। स्टेट में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कौन है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर? एक तो कैबिनेट मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कौन है? वो है अनुराग ठाकुर। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का मिनिस्टर कौन है? वो भी अनुराग ठाकुर। ओके, ओके, चलो इसमें आएगा आरबीआई। देखिए, मनी मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफाई, नोट को आइडेंटिफाई करता है। ये नहीं बताता है कि ये नोट सही है कि गलत है, ये नहीं बताता है, सिर्फ ये बताता है कि ये नोट की वैल्यू क्या है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरेंज द इवेंट रिलेटेड टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक क्रोनोलॉजी में सेट करना है हमें, और सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो जो कोड दिया हुआ है उस हिसाब से आप आंसर इसमें एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए इसको पॉज करके। ओके, फिर मैं आपको बताता हूँ पूरी स्टोरी क्या है इसके पीछे। देखिए, पहला हमें स्टेटमेंट दिया है, बॉम्ब ब्लास्ट इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट किया गया। ओके, वो क्या टाइम पीरियड था? और लॉर्ड इरविन अनाउंस अबाउट द डोमिनिस्टेट मतलब इरविन अनाउंसमेंट जिसको कहा जाता है, लॉर्ड इरविन अनाउंसमेंट। ओके, और वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस
कॉन्स्टिट्यूट द फॉरेन टेक्सटाइल बाइकआउट कमेटी, उसने एक फॉरेन टेक्सटाइल बाइकआउट कमेटी जो है वो बनाई थी। और दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था। ओके। तो इसमें कौन सा पहले बाद में कौन सा आता है, थोड़ा ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है। आप इसको कोशिश करें एक बार ज़रूर, कितना भी फैक्चुअल हो जाए हमें अगर पता है तो हम कर ही पाएंगे। ओके, मुझे लगता है आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब देखिए बॉम्ब ब्लास्ट जब किया गया ना, बट वो था अप्रैल 1929। ओके। फिर जो लॉर्ड इरविन ने जो अनाउंसमेंट किया ना वो 31 अक्टूबर 1929। ओके। फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस जो है ना उसने फॉरेन टेक्सटाइल बाइकआउट कमेटी जो बनाई वो बनाई फरवरी 1929। ओके। फिर दिल्ली डिक्लेरेशन जो हुआ वो हुआ 2 नवंबर 1929। ओके। तो पहले हमारा 3 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 4 आता है। ओके। देखो दोस्तों, मैं उसकी पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा ना तब आपके ये इतना फैक्चुअल है वो उतना आपको ज़्यादा इतना बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। जैसे ये जो है ना पूरा मामला वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसका उससे रिलेटेड जो है सारी सारी है चीज़ें। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ना वो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ओके। लेकिन उसका जो बैकग्राउंड बनना शुरू हुआ था ना ये 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था, लेकिन उसका बैकग्राउंड बनने की शुरुआत 1928 में हुई थी। 1928 में जब कलकत्ता का सेशन था तब मोतीलाल नेहरू वहाँ पे क्या थे, मोतीलाल नेहरू वहाँ पे प्रेसिडेंट थे। और मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि भाई डोमिनियन स्टेट के बेस के ऊपर हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक प्रपोजल दीजिए और 1 साल के अंदर दीजिए, ऐसा वार्न किया था ब्रिटिशरों को। ओके। ये 1928 का मामला है। आप एक एक चीज़ को समझते जाए आप पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। 1928 में कहा गया था 1 साल के लिए समय दिया जाता है, आप हमें हम प्रपोजल दीजिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डोमिनियन स्टेट के बेस के ऊपर। ओके। ये 1928 से शुरू हुआ था। 1929 में क्या हुआ, 1929 में जो गांधी जी है 1929 को आप पकड़िएगा, 1929 में बहुत सारी घटनाएं हुई है। 1929 के अंदर जो है गांधी जी ने क्या किया था कि यंग युवा है भारत के उसको एंकरेज करने का काम किया था डायरेक्ट एक्शन के लिए, कि अब आप डायरेक्ट एक्शन के लिए तैयार हो जाए। ओके। ये कब किया गांधी जी ने, ये गांधी जी ने 1929 की शुरुआत में किया। फिर क्या हुआ कि जो फरवरी जो है फरवरी 1929 में आप एक एक महीने को पकड़ते जाइए। फरवरी 1929 में क्या हुआ कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी है ना उसने एक जो फॉरेन टेक्सटाइल बाइकआउट कमेटी बनाई। ओके। और वो फरवरी के अंदर बनाई। और ये फिर क्या हुआ फरवरी के अंदर बनाई और अप्रैल के अंदर क्या मार्च के अंदर जो है वो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। ओके। 1929 की जनवरी के अंदर गांधी जी ने शुरुआत किया कि जो युवा थे उसको एंकरेज करने का वो काम कर रहे थे। ओके। फरवरी के अंदर ये फॉरेन टेक्सटाइल बाइकआउट कमेटी जो है वो उसको बनाया गया। फिर मार्च के अंदर क्या किया गया, मार्च के अंदर जो है वो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। मार्च के अंदर एक और इंसिडेंट हुआ, मेरठ कॉन्स्पिरेसी हुई। ओके। फिर जो अप्रैल आया, अप्रैल के अंदर क्या हुआ, अप्रैल के अंदर अप्रैल मतलब ये 1929 ही चल रहा है। 1929 का अप्रैल जो है वहाँ पे उस समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ब्लास्ट किया। अप्रैल के बाद मई आता है। ओके। मई के अंदर क्या हुआ, रैमसे मैकडोनाल्ड की जो लेबर पार्टी है वो आई गवर्नमेंट के वो लेबर पार्टी आई सत्ता में। ओके। ये मई के अंदर हुआ। फिर मई के बाद जो है वो अक्टूबर ने जो है वो लॉर्ड इरविन के द्वारा अनाउंस किया गया कि डोमिनियन स्टेट की जो आपकी डिमांड है वो पूरी करने के लिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। ओके। वो कब किया उसने 31 अक्टूबर 1929 को कहा गया कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपके लिए आयोजित की जाएगी। ओके। फिर क्या हुआ कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ 2 नवंबर 1929 को। दिल्ली डिक्लेरेशन क्यों किया गया, क्योंकि देश के प्रोमिनेंट लीडर वहाँ पे इकट्ठा हुए और उसने कहा
कि अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और हमारी आज़ादी की बात है तो वहाँ पे हमारे जो मुद्दे, हम जो मुद्दे तय करते हैं वो मुद्दे वहाँ पे डिस्कस होने चाहिए और कोई मुद्दे वहाँ पे नहीं आने चाहिए। तो ये डेली डिक्लेरेशन के अंदर भारत के जो जितने भी नेता थे वहाँ पे इकट्ठा होकर उसने एक डिक्लेरेशन दिया। कब दिया? जो 31 अक्टूबर 1929 के इरविन के अनाउंसमेंट के बाद 2 नवंबर 1929 को दिल्ली डिक्लेरेशन दिया गया। ओके, दिल्ली डिक्लेरेशन जो दिया गया ना दोस्तों, उसको इरविन ने क्या किया? इरविन ने 23 दिसंबर 1929 को इसको खारिज कर दिया कि आपकी ऐसी कोई डिमांड नहीं मानी जाएगी। जो आपने दिल्ली डिक्लेरेशन कहा है ना, ऐसी कोई डिमांड नहीं मानी जाएगी। ओके, तो दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने में क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या होता है? सेशन होता है। और वो कहाँ हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ? वो लाहौर में हुआ 1929 का। ओके, ये 1929 वाला सेशन लाहौर के अंदर हुआ और वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे प्रेसिडेंट थे। तो जैसे ही पता चला कि 23 दिसंबर 1929 को ये जो है लॉर्ड इरविन ने कह दिया है कि आपकी कोई मांगे स्वीकार नहीं की जाएगी और आपकी कोई मांगे स्वीकार नहीं की जाएगी, तो फिर यहाँ पे तो एक्शन होने ही वाला था क्योंकि कांग्रेस का सेशन होता है। वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे हुआ कि रावी नदी के किनारे पर लाहौर के अंदर ये सेशन हो रहा था। नेहरू जी ने कह दिया कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो पहली है वो बाइकआउट की जाए। जितने भी लोग सत्ता में हैं, कहीं पे मिनिस्ट्री में है, कहीं पे नेता जो है वो विधानसभा के अंदर है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर है, उसको सारे को कह दिया कि रिज़ाइन कर दीजिए आप। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस को कह दिया कि आपको पूरी आज़ादी है कि आप जब चाहे आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर सकती है। फिर 31 दिसंबर 1929 को वहाँ पे रावी नदी के तट पर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए और हाँ, हमारा ट्राई कलर भी जो है, हमारा तिरंगा भी वहाँ पे फहराया गया और वहाँ पे अनाउंस किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला आज़ादी दिन मनाएंगे। ओके, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वहाँ पे का बाइकआउट किया गया। और फिर उससे आगे चलते चलते एक जो है वो 12 मार्च आता है 1930 का, क्योंकि जनवरी में ये सेलिब्रेट करने की बात की गई थी। और 12 मार्च आता है और 12 मार्च को गांधी जी अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू करते हैं। ओके, साबरमती से वो दांडी तक जाते हैं। ये पूरी कहानी है दोस्तों। इस क्वेश्चन के पीछे मेरा मकसद था कि मैं इस पूरी कहानी को आपको सुनाऊँ। ओके, और जब ये पूरी कहानी सुन लेंगे ना तो आपको ये जो माहिती है ना, जो दी हुई स्टेटमेंट, वो इतना फैक्चुअल नहीं लगेंगे दोस्तों। ओके, एक बार दिमाग में बैठने के बाद इतना फैक्चुअल नहीं लगेगा। तो इसमें आंसर हमारा सी बनता है। ओके ओके दोस्तों, आज की इस लेक्चर में इतना ही। और फिर मैं आपसे मिलने आऊँगा और ये जो है MCQ सीरीज़ हमारी ऐसी ही चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।